अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यूज मेकर्स और मैं हूं सलमा कौसर। मुल्क भर में एहतजाज के नाम पर पुरतशद्दुद मुजाहरे हुए, 2 पुलिस एहलकार शहीद और तकरीबन 550 जख्मी हो गए। आम शहरियों की जान से जाने की खबरें भी आती रहीं। एम्बुलेंसेज सड़कों पर फंसी रहीं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स ले जाने वाली गाड़ियों को रास्ता न दिया गया। हालात इस कदर बिगड़े कि हुकूमत के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। फैसला कर लिया गया है कि तहरीके लब्बैक पर पाबंदी लगा दी जाए। इसके बाद बात करेंगे सेनेट से इलेक्शन से मुतालिक। यूसुफ रजा गिलानी की इंट्रा कोर्ट अपील समाअत के लिए मंजूर कर ली गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से फरीकैन को नोटिस जारी करके जवाब भी तलब कर लिया गया है। क्या हालात इस जानिब जा रहे हैं कि सादिक सिंजानी के लिए मुश्किलात पैदा हो जाएं? और आखिर में हम बात करेंगे अफगानिस्तान के मुस्तकबिल की। हमारे पैनल में आज हमारे 5 तज्जियाकार हमेशा की तरह मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, नासिर बेग चुगताई साहब, जुनैरा अजहर, मुज़म्मिल सहरवर्दी साहब और आसमा वदूद ने हमें ज्वाइन किया है। तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के वक्त का शुक्रिया। नाज़रीन, हुकूमत ने तहरीके लब्बैक पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया था। वज़ीर आज़म ने समरी मंजूर भी कर ली है और 24 घंटों में काबीना इसकी मंजूरी भी देगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि मुजाहिरीन ने एम्बुलेंसेज रोकी, रास्ते बंद किए। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत तंजीम पर पाबंदी लगाई जा रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत ने ये सिफारिश की थी जिसे अब काबीना मंजूर करेगी। हमारा सवाल ये है कि क्या ये फैसला दुरुस्त है? नासिर बेग चुगताई साहब। हाँ, फिर किसी और नाम से आ जाएंगे हम लोग। हमारे मुल्क में यही होता रहा है मुस्तकिल कि इस पे पाबंदी तो वो दूसरे नाम से आ गया, फिर दूसरे पाबंदी वो तीसरे नाम से आ गया। तमाम कलदम तंजीमें काम कर रही हैं और मुख्तलिफ़ चेहरों से और नामों से काम कर रही हैं। अच्छा, यहाँ जो सूरत हाल है वो बड़ी मज़ेदार सूरत हाल है। मज़ा आया शेख रशीद साहब को सुन के। उनका 2017 का बयान पड़ा हुआ है मेरी फेसबुक के ऊपर। वो भी मैंने सुना कैसी वो तहरीक लब्बैक को नाम ले लेकर पुकार रहे हैं और हुकूमत को वार्निंग दे रहे हैं कि तुमको जला के खाकिस्तर कर देंगे और तहरीक लब्बैक तुम्हारा सत्यानाश कर देगी, तुम्हारा पैसा भी काम नहीं आएगा। फिर तस्वीरें भी कुछ आई हैं, फिर और भी हुक्मरानों के बारे में आया है कि वो इनकी भी हिमायत करते रहे। और आज जब अपने ऊपर आई तो घबरा गए और इस तरह घबराए कि मुझे पता नहीं कि एंटी टेररिस्ट एक्ट का इस्तेमाल यहाँ मुनासिब है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? बहुत इम्पोर्टेंट सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला है जिसमें ये कहा गया है कि तहरीक लब्बैक को गैर मुल्की फंडिंग मिलती है। अब जाहिर है मैं तो नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट कह रही है। उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? फिर इलेक्शन कमीशन के पास क्यों नहीं गए आप? वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो एक सियासी पार्टी है। इलेक्शन कमीशन के पास जाते आप जो प्रॉपर फोरम है पार्टी को कदम करार देने का। मुमकिन है आप काबीना के पास जाएं, प्राइम मिनिस्टर ने मंजूर कर लिया है, आप क्या काबीना के पास जाएं, काबीना कहे कि जी आप इलेक्शन कमीशन के पास जाके इन पर पाबंदी लगवा दें। वज़ीर दाखिला को ये पता नहीं कि इसके असरात क्या होंगे, कौन गिरफ्तार होगा, कौन नाअहल होगा, पार्टी के उम्मीदवारों का क्या होगा। पार्टी के उम्मीदवारों के बारे में जो इत्तलात हैं वो ये हैं कि वो आज़ाद हैसियत में हिस्सा ले सकते हैं और जो आजकल मेंबर हैं वो आज़ाद अपने आप को डिक्लेयर कर सकते हैं, पार्लियामेंट में सकते हैं। ये फ़ैसला मेरा ख्याल ये है कि मजबूरन किया इन्होंने, खुशदिली से नहीं किया और ये परेशान हो गए क्योंकि जो मुल्क के हालात थे वो बड़े ख़तरनाक हो गए थे। पूरा मुल्क बंद हो गया था। ये बिल्कुल बेशक बिल्कुल दुरुस्त है ये कि पूरा मुल्क बंद हो गया था और 3 दिन बंद रहा पूरा मुल्क। ठीक है जनरल साहब, नासिर बेग चुगताई साहब ने 2-3 बातें की। एक तो उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रही ये मुनासिब है या नहीं कि दहशतगर्दी एक्ट का इस्तेमाल किया गया। जब लोगों की इमलाक को नुकसान पहुंचाया जाएगा, शहरियों की जान को खतरा होगा, पुलिस वाले जख्मी होंगे, सड़कों पर इस तरह से हंगामे होंगे, तो क्या आपकी नज़र में दहशतगर्दी एक्ट का इस्तेमाल मुनासिब है या नहीं? और ये भी फरमाइएगा कि एक और ख़दशा ये है, जैसे भी NBC ने कहा कि ये लोग दोबारा किसी और नाम से सामने आ जाएंगे। देखिए, जब इन्होंने अपने आप को एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर रजिस्टर करवाना था तो उस वक्त भी एक डिबेट चली थी और इसके हक में और मुखालफत में बड़ी बातचीत हुई, क्योंकि उससे पहले ये अपना धरना वगैरह दे चुके हुए थे। तो उस वक्त भी ये कहा गया कि अगर ये मेन स्ट्रीम हो जाते हैं, पॉलिटिकल पार्टी बन जाते हैं, तो इनको अपनी तमाम कवायद, फंडिंग वगैरह हर चीज इलेक्शन कमीशन को जमा कराना होगा और उसकी बुनियाद पे इनके ऊपर एक नजर रखी जा सकती है, इनके सारे मामलात को
उस तरफ से या इलेक्शन कमीशन की तरफ से उनकी जांच पड़ताल की जा सकती है। सही। अब वो मेन स्ट्रीमिंग हो गई और उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पावर भी दिखाई। आपने देखा कि मुख्तलिफ जगहों पे उनकी अच्छी खासी उनकी फॉलोइंग थी, उनको वोट्स भी मिलते रहे। अब ये अगर हम उसको आप पॉलिटिकल पार्टी के नुक्ता निगाह से देखें तो कल कोई और भी पॉलिटिकल पार्टी सड़क पे आके अगर लगाओ, घेराओ और जलाओ का किस्सा शुरू कर दे तो क्या आप उस पार्टी को उसके ऊपर पाबंदी लगा देंगे? तो ये यहाँ पे एक फर्क देखने की बात है। आज देखिए कि टीटीपी ने उनकी हमायत का ऐलान किया है। सही। ये एक और शाखसाना है जहां पे कि इनके ऊपर जब पाबंदी लगेगी, ये डिस्ग्रंटल्ड लोग अंडरग्राउंड चले गए, टीटीपी से राब्ता होना शुरू हो गया तो दोबारा दहशतगर्दी का काम शुरू हो सकता है। उससे बेहतर था कि इनको खुले रहने देते। और जो इनमें से जिन लोगों ने जराइम किए हैं, जिन्होंने आग लगाई है, उनको पकड़े, आपने पकड़े भी हैं, 2-2.5 के करीब लोग पकड़े गए हैं। उन पर मुकदमा चलाएं, सजाएं दे, जो एक कानूनी तरीका सबके लिए मौजूद है। कोई और पॉलिटिकल पार्टी भी करे तो आप यही कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसकी बजाय अगर पाबंदी लगाएं और ये लोग अंडरग्राउंड चले गए तो टीटीपी से राब्ता वगैरह हुआ तो आपके मुल्क के अंदर जो आपने अमन कायम किया बड़ी मुश्किल से, वो दोबारा से खराब हो सकता है, क्योंकि यही लोग हैं जो फिर दहशतगर्दी की तरफ या इंतहा पसंदी की तरफ जा सकते हैं। खास तौर पे जब मजहबी तौर पे लोग चार्ज होते हैं तो उनसे कुछ भी करवाया जा सकता है। तो ये मैं समझता हूँ कि खतरनाक रास्ता इन्होंने इख्तियार किया, इनको नहीं करना चाहिए। ठीक है जुनैरा, ये लोग जिस तरह से इस्लाम की आड़ में दहशतगर्दी फैला रहे हैं, जिस तरह मजहब का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या इसके लिए अलहदा से सज़ा मुकर्रर नहीं होनी चाहिए? और NBC हमेशा एक शेर सुनाते हैं, आज मुझे भी याद आ रहा है, जाने कब कौन किसे मार दे काफिर कहकर, शहर का शहर मुसलमान हुआ फिरता है। अगर ये लोग इस तरह से इस्लाम का नाम इस्तेमाल करेंगे तो कैसे मामलात आगे बढ़ेंगे? वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम सब मुसलमान हैं और हम सबके एक ही जैसे जज्बात हैं अपने दीन के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए। और हम लोग, मेरा ख्याल है, शायद उनसे ज़्यादा दिलों में कुछ इज़्ज़त रखते हों प्रॉफिट मोहम्मद के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अपने दीन के लिए। या हमें भी बहुत गुस्सा आता हो कि फ्रांस में फ़लाँ काम क्यों हुआ, US में ऐसा क्यों हुआ। लेकिन क्या आप और मैं यहाँ बैठ के डिबेट कर रहे हैं, इसके बजाय हम बाहर जाके अपने ही लोगों को मारना शुरू कर दें? मरीज़ों तक ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो पहुंच रहे हैं उनको रोकना शुरू कर दें? तो जिस प्रॉफिट को हम कोट करते हैं और जिस प्रॉफिट के नाम पे हम नारे लगाते हैं, उन्होंने हमें ये सिखाया है, ये रवैया है, ये बिहेवियर है, दिस इज़ व्हाट वी लर्न फ्रॉम हिम। तो इसलिए मैं तो बहुत क्लियर हूँ इस मामले में कि ये जो जनरल साहब कह रहे थे रिलीजियसली चार्ज्ड, ये रिलीजियसली चार्ज नहीं है। आइडियोलॉजी इज़ नोवेयर, इट इज़ मनी टॉकिंग। ये फंडिंग आती है, आपको पता है, दिस इज़ ऑल क्रिमिनल एक्टिविटी। टीटीपी क्या करती है, किस तरीके से अलकायदा बनाई गई, किस तरीके से दाइश बनाई गई, ये तो मर्सनरीज़ हैं, इनको तो पैसे मिलते हैं इन चीज़ों के। और हम पता नहीं कब इस खुशफहमी से निकलेंगे कि ये असल में नामूस रिसालत के लिए बाहर निकले हुए हैं। मैं तो इसको मानती नहीं हूँ। दूसरा ये कि जब आपका हेड ऑफ स्टेट बैठ के हर वक्त आपको रिलीजियस स्कॉलर्स की तरह लेक्चर्स देगा और गवर्नेंस का ख्याल नहीं करेगा, तो फिर आपकी जो एक सोशल डायस्पोरा है आपका, वो किस तरफ जाएगा? आप उसे क्या इनकरेज कर रहे हैं कि छोड़ो गवर्नेंस को? छोड़ो गवर्नेंस क्या होती है, या दुनिया में आगे जो कौमें निकली हैं उनसे लर्न करके हमने क्या करना है? छोड़ो इसको। आप देखें आप लोग क्यों टेम्पटेशन फैलाते हैं। रेप इसलिए होता है क्योंकि औरतें टेम्पटेशन फैलाती हैं। अगर आपके स्टेट के लोगों का ये माइंड सेट है रिप्रेजेंटेटिव्स का, तो फिर जो कुछ सड़कों पे हुआ है वो ठीक हो रहा है। सो मेरे ख्याल है द प्रॉब्लम इज़ डीपर देन व्हाट वी अंडरस्टैंड इट टू बी। यहाँ तक मामला पहुँचा क्यों है, दैट इज़ द मेजर क्वेश्चन। और जब तक आप मेन स्ट्रीमिंग के नाम पे, मेन स्ट्रीमिंग ये नहीं होती जो कुछ ज़ियाउल हक MQM की शक्ल में करते रहे और जो कुछ अभी तक हो रहा है, मेन स्ट्रीमिंग के नाम पे जब तक आप इन लोगों को सर्टिफिकेट दे के लीगल करते रहेंगे, इनकी लेजिटिमेसी एक्सेप्ट करते रहेंगे, यही कुछ होता रहेगा। ठीक है सोहवर्दी साहब, जो कुछ भी हो रहा है, फ्रांस में हुआ, दुनिया में कहीं भी हुआ, जैसे भी जुनैरा ने बात की, वो ना तो सलमा ने किया, ना जुनैरा ने किया, ना आसमा ने, ना NBC ने, ना जनरल साहब ने। आम शहरियों का क्या कसूर है कि वो घरों से बाहर ना निकल सके? उनके लिए इस तरह से रास्ते बंद कर दिए जाएं और उनको इतनी अजियत दी जाए कि उनको, इवन जो कोविड के पेशेंट्स हॉस्पिटल्स में, अभी जुनैरा ने भी बात की, उनके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स को ले जाने से रोका गया। इससे बड़ा क्राइम क्या होगा कि लोगों को मरने के लिए मजबूर कर दिया जाए?
मैं आपसे मुत्तफिक हूँ कि इससे बड़ा जुर्म कोई नहीं हो सकता, लेकिन देखने की बात यह है कि इनको ये जुर्म करने की तरगीब किसने दी है, कौन उनको इस जुर्म करने की राह पर लेकर आया है। देखें, जुर्म करने वाला भी अपनी जगह मुजरिम है, और अयानत जुर्म जो है, अबैटमेंट का भी एक कानून मौजूद है जिस पर भुट्टो साहब को फांसी हुई थी और अबैटमेंट पे, और जो अयानत है और जो मदद है और उकसाना है जुर्म के लिए, वो भी तो अपनी जगह एक मुकम्मल जुर्म के तौर पे मौजूद है पाकिस्तान के आइन और कानून में। तो अगर इनको सज़ा देनी है और उनको सज़ा नहीं देनी है जिनको इन्होंने इस तरफ लगाया है, तो फिर तो काम अधूरा है। फिर तो आप, मेरा मतलब है कि कल को वो और लोगों को भी उकसाएंगे क्योंकि वो कानून से बालातर हैं। सवाल ये है कि ये प्रोजेक्ट TLP किसने शुरू किया। ये प्रोजेक्ट TLP फेलियर जो हुआ है, ये बनाया तो इसलिए गया था कि मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक पंजाब में काट के उनका वोट बैंक उनसे काट लिया जाए। आज तो आपको सड़कों पे आग लगी बड़ी नज़र आती है। जब कल उस मुजरिम का बताएं ना जिसने इंटीरियर मिनिस्टर को गोली मारी थी, उसका पता किया है आपने? आप उस मुजरिम का बताएं जिसने इस मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म को मस्जिद में खड़े होकर मुंह पर जूती मारी थी। उस वक्त तो हम सब कह रहे थे कि तौहीन रसालत पे बिल्कुल ठीक किया गया है, जूती मारी गई है मुंह पर। उस वक्त तो हम कह रहे थे कि इंटीरियर मिनिस्टर को ठीक गोली मारी गई है। जब इस मुल्क के लॉ मिनिस्टर के घर का घेराव करके उसको आग लगाने की कोशिश की जा रही थी, तब तो आप नहीं मुझसे ये गुफ्तगू कर रही थी कि रेट ऑफ द गवर्नमेंट क्या है, हम क्या कर रहे हैं। तब तो ये मुहिब्बे वतन लोग, वो बड़े मुहिब्बे वतन लोग थे और बिल्कुल नामूसे रिसालत के लिए कर रहे थे, और दूसरे जो लोग थे वो बड़े दुश्मन लोग थे। आज प्रोजेक्ट TLP फेल हो गया। डस्का के इंतखाबात के बाद, 2018 के इंतखाबात के बाद, वो जो प्रोजेक्ट TLP जिसके लिए बनाया गया था वो नताइज ही नहीं वो दे सका। वो बरेलवी सेक्ट का वोट बैंक काटना जो मकसूद था, वो नतीजा पंजाब ने दिया ही नहीं है जिसकी तवक्को की जा रही थी। तो अब इसको चाहे पाबंदी लगा दें, चाहे स्क्रैप कर दें, चाहे डस्टबिन में डाल दें, प्रोजेक्ट तो फेल हो गया है। इसके वो नताइज आए ही नहीं जो चाहिए थे और जिनको चाहिए थे। लेकिन फिर भी जिन्होंने बनाया है उनको अगर सजा नहीं दी गई तो कल फिर ये सर उठाएंगे। और ये जिस तरह हम, जिस तरह अफगान, नहीं, जिस तरह अफगान जिहाद के बाद हमने क्लाशनकोव कल्चर भुगता है, 9/11 के बाद TTP भुगती है, ये प्रोजेक्ट TLP के बाद जो आग लग रही है इस मुल्क में, ये पता नहीं हमने कितनी दहाइयां भुगतना है। ठीक है, आसमा आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए जी, मैं बहुत हद तक अपने तमाम दोस्तों के साथ एग्री करती हूँ। ये एक मिसएडवेंचर है जो कि हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम चीजों को बहुत एक छोटे कैनवस पे देख रहे हैं। द कैनवस इज मच बिगर देन दैट। आप एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जो कि इकोनॉमिकली इतना स्टेबल नहीं है, लेकिन वो मुस्लिम दुनिया की बैकबोन है। यहाँ पे मुतअद्दिद दफा ऐसी कोशिश की गई है कि यहाँ पे एनार्की हो और वही पैटर्न जो कि और मुल्कों में अप्लाई किया गया है वो यहाँ पे भी अप्लाई किया जाए। हम इसको जैसे एवेल्युएट करने की कोशिश कर रहे हैं ना कि इसका ताल्लुक सिर्फ हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स से है और उसके रेफरेंस में ही हम इसको देख रहे हैं। इट्स मच बिगर देन दैट, और इसको ज्यादा प्रोएक्टिवली, ज्यादा विजिलेंटली एड्रेस किया जाना चाहिए था। अंडर द कारपेट डालने से इसका मामला सॉल्व नहीं होगा। ये चीज आपके एक ऐसे इमोशन को कैटर करती है, ये पार्टी जो कि बेसिकली हमारे खून का हिस्सा है, और हम उसको आपकी एजुकेशन लेवल, आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट, आपकी अप्रोच टुवर्ड्स द कॉन्सेप्ट, हम वो चीज इवॉल्व नहीं कर सके ओवर टाइम। सैडली इन जज्बात को किसी भी डायरेक्शन में मैनिपुलेट किया जा सकता है। अब यहाँ पे इसको कैसे एड्रेस करना है, ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, या हम 1 मिनट में 2 मिनट में इस चीज को एनालाइज नहीं कर सकते। जहां से ये लोग स्टार्ट लेना चाह रहे हैं वो इस चीज को अंडर द कारपेट पुश इन कर देगी, और वहां से जैसे अभी तालिबान इनके साथ इनका कांटेक्ट आना चाह रहे हैं, और ऐसी बॉडीज जो कि हमारे, जिसको हमने ऑलरेडी अंडर द कारपेट किया हुआ है, इफ दे इंटीग्रेट इट विल बी एनार्की इन द कंट्री। तो वो हम नहीं चाहते और उस डायरेक्शन में गवर्नमेंट को नहीं जाना चाहिए। एक और बात हमने यहाँ की है कि शायद हमारी स्टेट इस चीज को प्रोवोक कर रही है। देखिए जी, ये बात तो आउट ऑफ द क्वेश्चन है कि हम गवर्नेंस से, अपने लाइफस्टाइल से, अपनी लाइफ से रिलीजन को अलग कर सके।
ये एक चीज है जो कि हमारा इंटेग्रल हिस्सा है हमारी जिंदगी का। चाहे कोई कितना भी लिबरल हो जाए, कितना भी कंजर्वेटिव हो जाए, लेकिन रिलीजन इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, वो हमेशा रहेगा। इसी तरीके से जो आपकी एक अटैचमेंट और एक मोहब्बत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, वो भी हमेशा रहेगी एंड इट ग्रोज विद टाइम। तो वो खान साहब को अकाउंटेबल करना, क्योंकि वो इस चीज को प्रोजेक्ट करते हैं या दोबारा री इन्फोर्स करते हैं, तो वो एक बहुत ही ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में चीजों को देखना जाने वाली बात है। जी ठीक है। जुनैरा और एनबीसी कुछ कहना चाह रहे हैं। जुनैरा, मैं आपके पास भी आती हूँ। एनबीसी, आप पहले फरमाइएगा, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं समझ पाया कि आसमां क्या बताना चाह रही है हमको कि मसला क्या है। मसला बहुत सिंपल सा है कि आपने जो फैक्ट्री लगाई थी अलकायदा से लेकर अब तक, जुनैरा नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, फैक्ट्री बंद कर दें आप, उस फैक्ट्री को डी इंस्टॉल कर दें, ठीक, उसका खात्मा कर दें। जनरल बाजवा कह चुके हैं कि हमने 40 साल पहले गलतियां की हैं, हम उसका नतीजा भुगत रहे हैं। जहाँ तक ताल्लुक इस्लाम का है, जनरल साहब एक मिनट, जहाँ तक ताल्लुक इस्लाम का है, इस्लाम का जहाँ ताल्लुक है, वहाँ एक छोटी सी हदीस है कि रास्ते में पड़ा हुआ पत्थर हटाकर एक तरफ कर देना ताकि रास्ता साफ हो जाए, वही दीन है। ये भी एक यहाँ तो आप रुकावटें खड़ी कर रहे हैं यार आप, और फिर जो आज खिलाफ हैं वही कल हामी भी थे, तो बिल्कुल सही बात है कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, आसमा मैं आपकी तरफ भी आऊंगी। जी जनरल साहब, एक सेकंड सलमा जी, इसी हुकूमत ने खादिम हुसैन रिजवी जो बानी था, जो इनका सबसे बड़ा लीडर था, उसको अरेस्ट किया, बंद कर दिया, कई महीने बंद रहा। सही, एक पत्ता तक नहीं हिला, एक पत्थर तक नहीं कहीं चला। ठीक है, ये टैकल करने की बात थी। एक किस्सा था, साजिश थी, पैसा लगा हुआ था इसमें, इसकी चीजें सामने आएंगी, आपको खोल के बताएंगे। ये एक हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने के लिए एक खास एफर्ट लॉन्च की गई। फंडिंग हो रही है, उस वक्त क्यों बात नहीं की? नहीं, बात यह है कि फंडिंग तो इन्होंने अपनी सारी डिटेल दी है उसको इलेक्शन कमीशन को। अगर उसमें बाहर की फंडिंग है तो इलेक्शन कमीशन पकड़े, फंडिंग तो बाहर की सारे लेके आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन मसला ये है, इनका फैसला है कि इनको फंडिंग हो रही है, उस पर गौर नहीं किया हमने। पकड़ा कोई हिला नहीं, टॉप लीडर को पकड़ा तो हिला कोई नहीं। भी देखा जाएगा, लेकिन अभी तो शायद पाबंदी लगने जा रही है। जुनैरा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये आपको खुलेंगी चीजें, कुछ दिन में पता लग जाएगा। ठीक है, कुछ दिन में। सरवर्दी साहब, आपकी जानिब आऊंगी। जी जुनैरा, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि ये डिबेट रिलीजियस और लिबरल्स के बीच में नहीं है। प्लीज करेक्ट दिस राइट नाउ एंड राइट हेयर। इट इज नॉट अबाउट हु इज लिबरल एंड हु इज रिलीजियस। रिलीजन हम सबके दिलों में बसता है, हमें ये किसी को सर्टिफिकेट ना लेना है ना देना है कि किसके दिल में ज्यादा है। बात ये है कि उसके नाम पे जो कुछ हो रहा है दैट मस्ट बी स्टॉप्ड। ठीक है, सरवर्दी साहब। वो जनरल साहब कह रहे थे ना कि कई माह खादिम रिजवी को अरेस्ट रखा है। वो मुआहदा भी पढ़ लें जो इस मुल्क के वज़रा ने खादिम रिजवी के साथ उसके बाद किया। किसी मुल्क के वज़रा ऐसा मुआहदा करते हैं? किसी हुकूमत को ऐसा मुआहदा करना ज़ेब देता है? वो वज़ीर आज हमें समझा रहे हैं कि हमने पाबंदी लगाई है जिन्होंने दस्तखत किए हुए हैं, जिन्होंने दस्तखत किए हुए हैं। भाई वो मुजरिम है साथ, उन्होंने दस्तखत किए हुए उस मुआहदे पे, वो कैसे कर सकते हैं ऐसा मुआहदा? ठीक है, वो एक अलग किस्सा है, दस्तखत भी है, वो कनाडा किस्सा है। देखिए दस्तखत भी है। के वक्त में, एक सेकंड, नवाज शरीफ के वक्त में नवाज शरीफ को किसने कहा था कि जनाब वो आप कादियानियों वाला बिल चला दें? उसको किसी ने हमने कहा था जाके ये करो? उसको नहीं पता था कि ये कितना सीरियस मामला है, ये किस कदर सेंसिटिव है यहाँ पे? अहमद क्या उसको पता नहीं था ये काम करना नहीं चाहिए? फिर आप कहते हैं जरा, और फिर जब वो जुलूस लेके चला है लाहौर से, तो शहबाज शरीफ ने कहा कि जनाब जाना तो इस्तीफा मांगे जाके इस्लामाबाद। क्यों नहीं रोका उसने इसको पंजाब में? वहां ठीक है जनरल साहब, आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, तमाम तजियाकारों ने अपनी आरा का इजहार कर दिया। इसके साथ ही मुझे सेगमेंट को कंक्लूड करते हुए अगले सेगमेंट की जाने बढ़ना होगा। आसमा, वन लाइनर ऐड कीजिएगा। जी देखिए, एक तो मैं बिल्कुल भी इंटेंशन किसी भी सोसाइटी को, अपनी सोसाइटी को दो हिस्सों में डिवाइड करने की नहीं थी। वो मैंने खाली एक रेंज बताया था, और ऑब्वियसली मैं कोई ऐसा बंदा नहीं हूं जो किसी को सर्टिफिकेट देगा या किसी के ऊपर कोई मैं किसी को अकाउंटेबल करूंगी।
दूसरी बात यह है कि मैं इस चीज को इंडोर्स नहीं कर रही, मगर मैं यही कह रही हूँ कि इसका कैनवस इज मच वाइडर। हम इसको सिर्फ अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स बड़े पर्सपेक्टिव में देखना होगा। ठीक है, हम एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ किसी भी चीज को हम माइक्रो मुझे अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ना होगा। नाजरीन, यूसुफ गिलानी की चेयरमैन सेनेट इलेक्शन के खिलाफ अपील समाअत के लिए मंजूर कर ली गई है। दौरान समाअत फारूक एच नाइक ने दलाइल में ये कहा कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने पार्लियामान की कार्रवाई ज़ाब्ते के तहत नहीं चलाई, सिंगल बेंच ने मैरिट पर दलाइल नहीं सुने। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद सादिक संजानी समेत दीगर फरीकैन से जवाब तलब कर लिया है। हमारा सवाल ये है कि क्या चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी के लिए मुश्किलात पैदा हो गई हैं? जन साहब, ये बिल्कुल मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। हमें ये तो ठीक है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस वक्त फैसला दिया और उन्होंने इस केस को सुना नहीं कि जनाब ये पार्लियामेंट का अपना काम है, लेकिन हमने उस वक्त भी यही बात की थी कि अगर इसको वोट की रूह के नुक्ता निगाह से देखा जाए तो जो स्टैंप्स लगी हुई थी वो इंडिकेट यही करती हैं जो कि एक इंटेंशन उस इंडिविजुअल की कि वो वोट देना किसको चाह रहा है। ये ठीक है कि उसने स्टैंप दाएं बाएं लगा दी थोड़ा आगे पीछे, लेकिन वो पूरी तरह इंडिकेट करती है कि यूसुफ गिलानी के हक में उसने वोट दिया है। लिहाजा अगर इंटेंशन की बुनियाद पर जो पहले दूसरे इलेक्शंस में भी सुप्रीम कोर्ट फैसले देता रहा है, अगर ये फैसला उसकी बुनियाद पे होता है तो बिल्कुल संजरानी जो है वो इलेक्शन हार जाएगा। तो इस लिहाज से उसके लिए मुश्किलात बिल्कुल मौजूद है। ठीक है, मुश्किलात मौजूद है। एनबीसी बिल्कुल मौजूद है मुश्किलात, और तगड़ी मुश्किलात हैं। मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला बहुत मोहतात फ़ैसला है, और उन्होंने ये नहीं कहा कि ये ऑन मेरिट बात नहीं की। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि जी हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन के तहत नहीं होता ये इंतखाब। जबकि सुप्रीम कोर्ट के 4 फैसले कम से कम ऐसे, जिनका मैंने पहले मिसाल दी थी आपको, जनरल साहब ने भी उस पर एग्री किया था कि अगर वो इंटेंशन ऑफ वोटर बहुत क्लियर है, खाने के अंदर मोहर है, दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं भी, लेकिन बॉक्स के अंदर मोहर है, तो वो इंटेंशन शो करता है। तो इसका मतलब ये है, गालिबन ये शेर अफजल नियाज़ी का केस है, जनरल साहब पुराने आपको याद होगा, शेर अफजल नियाज़ी उनका केस है, और उसमें वो केस हार गए थे। जी हाँ, वो केस हार गए थे और वो डिसीट हो गए थे, क्योंकि अगले के बॉक्स के अंदर नाम के ऊपर है, नाम के दाएं तरफ बहुत सी मोहरें लगी हुई थी और वोट काउंट करना पड़े थे। तो यहाँ भी सूरत हाल यही है। सेनेट ऊपर से नहीं आई है, आने वाला ज़रूर है, लेकिन ऊपर से नाजिल नहीं हुई है। सेनेट इस मुल्क के कानून के तहत वजूद में आई है, इसको आइन ने जन्म दिया है, इसकी मदर जो है वो आइन है, और ये आइन के तहत रूल होती है। आइन के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है वो कोर्ट का इलाका है, कोर्ट का हिस्सा है। अदालत उसकी तशरीह कर सकती है। अदालत फिर कह सकती है कि इंट्रा कोर्ट अपील में कि ये फ़ैसला ज़रा सा झुक गया। फ़ैसला असल में ये है, तो उस फैसले की मिसाल देकर कि बॉक्स में मोहर यूसुफ गिलानी जीत गए। ठीक है जुनैरा, पहले तो ये बहस होती रही सेनेट इलेक्शन के बाद कि जो फ्लोर ऑफ द हाउस पे कार्रवाई होती है वो कहीं पर चैलेंज नहीं हो सकती, लेकिन आज फारूक एच नाइक ने अपने दलाइल में ये भी कहा कि जो सेनेट इलेक्शन होते हैं वो इलेक्शन एक्ट के तहत नहीं होते, वो आईने पाकिस्तान के तहत होते हैं। क्या ये दलील उनके लिए वज़न पैदा कर सकती है उनके दलाइल में? क्या इससे सादिक संजानी की मुश्किलात बढ़ सकती हैं, वो डी नोटिफाई हो सकते हैं? देखें, होने को तो पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। टू बी ऑनेस्ट, आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि कल क्या हो जाएगा। बट बात ये है कि ये जो पॉलिटिकल ईगो बैटल इस वक्त चल रही है, ये वेयर इज दिस लीडिंग अस एज अ नेशन? हम जा कहाँ रहे हैं? अगर सेनेट की सैंक्टिटी का ये हाल हो गया है कि अपील्स दर अपील्स और लड़ाई हो रही है, और उसकी बेस पे पीडीएम का शराजा बिखर गया, जो कि मैं समझती हूँ एक बड़ी वाइब्रेंट अपोजिशन थी, इकट्ठी हुई थी, प्रेशर डालती थी गवर्नमेंट पे, तो थोड़ा सा शायद कुछ डिलीवर हो जाता। लेकिन इस तरह चलें डी-सीट कर दें उनको, संजरानी को कर दें, व्हाट वुड यू गेट आउट ऑफ दैट? क्या लेंगे आप? क्योंकि दूसरी तरफ आपने पीडीएम को तोड़ दिया है, बाप पार्टी की मदद से आपने जो करना था वो कर लिया, जिसको बाप बनाना था बना लिया। तो हर चीज़ सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए हो रही है। यहाँ पे पाकिस्तान के लिए तो कुछ नहीं हो रहा, या सेनेट की सैंक्टिटी के लिए तो कुछ भी नहीं हो रहा। इसलिए मेरे लिए ये बहस इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्या मुश्किलात पैदा हो सकती हैं या नहीं। मैं तो सिर्फ ये देख रही हूँ कि वेयर इज़ दिस हेडिंग। ठीक है, आपने कोई ऑप्शन नहीं लिया। आसमा,
देखिए जी, बेसिकली मुश्किलात अब पैदा हो सकती है। बीडीएम की तो जो एक हेस्टी पॉलिटिक्स थी उससे कुछ ज्यादा थ्रेट नहीं हो सकता था आपकी गवर्नमेंट को, मगर नाउ इस एक चाहे आप उनकी पॉलिटिकल विजडम से, स्टाइल से एग्री करें ना करें, मगर he is one of the most skilled politician at the moment, जरदारी साहब। जब पीपल पार्टी विल बी इन चार्ज ना, तो सिचुएशन थोड़ी मुख्तलिफ होगी। बाकी यहाँ पे अभी हम एक चीज डिस्कस करें, इंटेंशन क्लियर हो रही है, लेकिन सर देखिए वो जितने भी वोट हैं उनमें एक पैटर्न से एक गलत तरीके से वोट दिया गया है, तो वहां पे मैल इंटेंशन भी तो क्लियर हो रही है। देयर इज सम मैडनेस पर्पस बिहाइंड दैट मैडनेस। आपने एक चीज को ऑब्वियस करके बताया है, उससे कोई एडवांटेज डिसएडवांटेज देने वाले या जिसको पोल किया गया है, जिसने पोल किया गया है, उससे कुछ मैकेनिज्म तो है ना, वरना वो 7 वोट स्टैंड आउट क्यों कर रहे हैं? तो इसमें अगेन यहाँ पे मुझ जैसा पॉलिटिक्स का एक नालायक सा स्टूडेंट हैरान है कि why that is happening, that does show an intention, मगर वहां पे मैल इंटेंशन भी तो बहुत ऑब्वियस है। तो उस मैल इंटेंशन का आप क्या करेंगे? आप उसे एक्सेप्ट कर लेंगे? तो यह इस लिहाज से ये चीज इफेक्ट तो बहुत करेगी, मगर ये सिचुएशन भी हम एक ना एक जिक्सा पजल में फंसे हुए हैं, और पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स की सिस्टम की रिपल्स रिडल्स है वो इतनी मेस्मराइजिंग है कि आप उसमें से निकल नहीं सकते। यू कम आउट एट पिछला वाला जो हमने अभी सिनेरियो डिस्कस किया, वो भी एक आपके सामने एक समंदर है और ये भी एक समंदर है। ठीक है, it will create problem, but there is some matter behind this madness. ठीक है सोवर्दी साहब, मैं एनबीसी का कमेंट लेके आपकी जानिब आती हूँ। जी एनबीसी। मैं कहते ये पार्लियामेंटी कार्रवाई नहीं थी, ये जो इंतखाब होता है ना, ये पार्लियामेंटी कार्रवाई नहीं होता, ये इंतज़ामी काम होता है। और जो जहाँ लिखा हुआ है कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर को आप चैलेंज नहीं कर सकते, ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर नहीं था, ये इलेक्शन था। और वहाँ जो पेनाफ्लेक्स लगा हुआ है, अगर उसकी वीडियो आपके पास हो तो वो दिखा दीजिएगा। वहाँ लिखा है बॉक्स में मोहर लगाएं, उसमें ये नहीं लिखा कि नाम पे मोहर न लगाएं या फला जगह मोहर लगाएं, वो कहीं नहीं लिखा हुआ। वहाँ वाज़े लिखा हुआ है, पेनाफ्लेक्स मौजूद है, हमने वीडियो भी चलाई है, सब कुछ दिखाया है। उसके बाद मैं नहीं समझता कि हम बुकरात बने सुकरात बने, मसला क्लियर है, बहुत बहुत क्लियर मसला है। सर एक बात मैं ऐड करूं कि मसला इतना क्लियर नहीं है। जब हम इम्तिहानात देते हैं तब भी हमें बताया जाता है कि मार्जिन से आपने लेफ्ट साइड पे लिखना है, लेकिन लेफ्ट साइड पे हम सितारे तो नहीं बना सकते, वो तो बनाएंगे तो हमारा पेपर जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इसी तरीके से आपने रूल्स को कुल फॉलो करना होता है, उसमें आप इस तरह की निटिग्रिटीज और एक पैटर्न के साथ नहीं आ सकते। देयर इज अ पैटर्न, और पैटर्न आपकी मैल इंटेंशन ऑब्वियस क्लियर कर रहा है। अब बात तो ये हो रही है कि इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए, और वो तो बिल्कुल उस पे क्लियर थी। एनबीसी में पैटर्न क्या होता है? मैल इंटेंशन भी क्लियर थी सलमा, मैल इंटेंशन भी क्लियर है, कुछ सातों के साथ वो एक तरह हुए। एक गलती मैं कर सकती हूं मगर हमारा पूरा पैनल तो नहीं कर सकता, लगे तो वो एक्सेप्टेबल होती है। एनबीसी ने भी यही कहा जो आप कह रही हैं। जी सोवर्दी साहब। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि उसमें मैटर उसमें एक पैटर्न है, और पैटर्न गलती में 4 बंदे एक ही जगह नहीं इकट्ठे कर सकते। चलें ठीक है सोवर्दी साहब। देखिए बात यहाँ तो पूरी कौम कर रही है, पूरा मुल्क बंद पड़ा है यहाँ तो। ठीक है, सब एक जैसी गलती करे। सरवर्दी साहब प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। देखें अभी जो पिटिशन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने की थी वो ये की थी कि उन्हें सेनेट से इलेक्शन का रिकॉर्ड नहीं दिया जा रहा ताकि वो उस पर अदालत से रजू कर सकें। सादिक संजरानी साहब ने उन्हें वो मुस्तरद वोटों का और दूसरा सारा रिकॉर्ड देने से इनकार कर दिया था। वो रिकॉर्ड लेने के लिए वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा हम मुदाखलत नहीं करते। अब उन्होंने उसके ऊपर रिव्यू पिटिशन डाली है, ICA डाली है, इंट्रा कोर्ट अपील जो अब कल जो 2 जजेस के सामने लगी है। अभी तो सिर्फ इतना तय होना है कि क्या सेनेट उन्हें रिकॉर्ड देगी या नहीं देगी।
जब वो अगर ये तय हो जाता है कि सेनेट उन्हें रिकॉर्ड दे दे और ये ऑर्डर हो जाता है चेयरमैन सेनेट को कि वो उन्हें रिकॉर्ड दे दें, उसके बाद वो उस रिकॉर्ड को लेकर एक नई पिटीशन दायर करेंगे कि मेरा ये रिकॉर्ड है और इस पर इलेक्शन पिटीशन है और ये मेरे वोट वैलिड करार दिए जाएं। अभी जो पिटीशन उन्होंने दायर की है वो तो रिकॉर्ड हासिल करने के लिए दायर की हुई है, तो इसलिए अभी इश्क में इम्तहान और भी हैं। अभी ये पिटीशन में उनको रिकॉर्ड मिलता है नहीं मिलता है, उसके बाद वो रिकॉर्ड मिलने के बाद वो दोबारा आला अदलिया के पास आएंगे, उसके नतीजे में उनकी वो पिटीशन कितनी जल्दी कितनी देर और कैसे सुनी जाती है वो अपनी जगह एक फैक्टर है। वैसे तो पाकिस्तान में मॉनिटरिंग जज लगने की भी रिवायत मौजूद है, और अगर सुप्रीम सेनेट के चेयरमैन के केस को भी मॉनिटरिंग जज लग गया तो फिर तो संजरानी साहब बहुत मुश्किल में होंगे। लेकिन वैसे हमारे यहाँ इलेक्शन पिटीशन जो हैं वो 2-2, 3-3 साल, 1.5-1.5, 2-2 साल आराम से चलती हैं, उनमें जल्दी फैसला होने का कोई इम्कान नहीं होता है, वो निकलने में 6 महीने साल लग जाते हैं। अब देखें ना, डिप्टी स्पीकर जो हैं कौमी असम्बली के कासिम सूरी साहब पिछले 3 साल से स्टे पर मौजूद हैं, कोई उनके बारे में बात थोड़ी करता है, उनको उनके पास स्टे है और वो एक दफ़ा डीनोटिफाई हुए कि धांधली से जीते हैं, फिर वो स्टे हो गया। तो अभी ये अदलिया की मर्जी है कि वो किसको स्टे पर चला ले और किस पर मॉनिटरिंग जज लगा ले। तो अभी मुझे यूसुफ रज़ा गिलानी को इतनी जल्दी बनते भी नज़र नहीं आते, और संजरानी साहब के लिए भी, अगर संजरानी साहब को मुश्किलात देनी थी तो हरवा ही देते। कहीं स्क्रिप्ट में अभी उनको रखना तय है 6 महीने साल, अभी जो स्क्रिप्ट है उसमें उन्हें रहना होगा, वरना उन्हें हरवाया जा सकता है। वो तो हारे ही हुए थे, लिहाजा अगर हारी हुई सीट जितवाई गई है तो उसके कुछ मकासद तो हैं, वो अभी पूरे हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। ठीक है, मकासद पूरे होते नज़र नहीं आ रहे और जुनैरा ने कोई भी ऑप्शन नहीं लिया। जुनैरा के लिए सब कुछ अनएक्सपेक्टेड है। इसके साथ ही इस सेगमेंट को भी क्लोज करेंगे। नाज़रीन, एक ब्रेक की जाके ब्रेक से वापस आने के बाद दीगर मामलात पर बात होगी। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, अमरीकी सदर जो बाइडन ने रवां साल 11 सितंबर तक अफगानिस्तान से तमाम अमरीकी अफवाज निकालने का फैसला कर लिया है। अफगानिस्तान में अमरीकी फौजियों की तादाद 2500 है। इससे काबल ट्रंप इंतजामिया ने अफवाज के इनखला की तारीख 1 मई मुकर्रर की थी, जिसमें जो बाइडन के फैसले के बाद मजीद 5 माह की तोसी हो गई है। अफगानिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा, ये जानते हैं तज्जियाकारों से। जुनैरा, आपको क्या लगता है? आई थिंक देयर इज़ गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ वायलेंस। उसकी वजह ये है कि मई में जो एग्ज़िट होना था, जिस पे एग्री किया था तालिबान ने, अगर ये उससे हट गए हैं तो डेफिनेटली इनका जो ट्रूस था, जो सीज़ फायर था, वो नल एंड वॉइड होगा और तालिबान वुड रिजॉर्ट टू वायलेंस वंस अगेन। इसलिए कि उन्होंने जिस टर्म्स एंड कंडीशंस की बेस पे सीज़ फायर किया था, अगर वो उसको नहीं एक्सेप्ट कर रहे तो फिर दे हैव एवरी रीज़न टू डू वट एवर दे वॉन्ट टू डू, बिकॉज वो बड़ी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे बैठे हुए हैं। दिस इज़ कॉल्ड अमेरिकाज लॉन्गेस्ट वॉर। इससे बड़ी लंबी जंग आज तक अमेरिका ने लड़ी नहीं है। तो इस वक्त ताइवान में जिस तरह इंगेज कर रहा है अगेंस्ट चाइना अमेरिका, इसके अलावा यूक्रेन में जिस तरह इंगेज कर रहा है, फ्यूचर में नज़र नहीं आता कि वॉर को लिमिटेड करने की कोई इंटेंशंस हैं अमेरिका की। और अमेरिकन प्रोमिसेस के ऊपर तो एनबीसी आपको बहुत अच्छे अच्छे शेर सुना सकते हैं, मुझे शेर आते नहीं हैं कि उनके वादे कैसे होते हैं। तो इसलिए बाइडन जो भी कह रहे हैं, हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अमेरिकन पॉलिसी ऑन अफगानिस्तान इज़ गोइंग टू चेंज और बहुत वायलेंस से गुजर के पीस का रास्ता आएगा। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी। ठीक है, एनबीसी जुनैरा ने फरमाइश की है एक तो अच्छा सा शेर हो जाए, और ये भी फरमाइएगा कि 20 साल हो गए इस मुआरका आराई को, अभी तक ये सिलसिला चल रहा है। अगर अमेरिका अपनी अफवाज को निकाल लेता है तो क्या दीगर ममालिक भी मोटिवेट होकर अपनी अफवाज को निकाल लेंगे? और इसके बाद तालिबान का होल्ड किस कदर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा अगर तमाम फोर्सेज निकल जाती हैं अफगानिस्तान से? वादे के बारे में बात की जुनैरा ने, तो जुनैरा वो है, तेरे वादे पे जिए हम, तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मरना जाते अगर एतबार होता। वाह। तो अमेरिका के साथ तो हमारे ताल्लुकात ऐसे रही हैं, वो वादे करता रहता है, हम वादे और फिर हमें पीटता रहता है। जुनैरा का बिल्कुल सही बात कही कि जब अगर ये सूरत-ए-हाल बनती है तो मोर वायलेंस। 2500 फौजी हैं, वापस चले जाएंगे, इनके साथ बहुत सामान होगा, इनके साथ जितना सामान होगा उसका आप सोच नहीं सकते, लेकिन इनके कॉन्ट्रैक्टर्स पीछे रहेंगे, इनके ठेकेदार पीछे रहेंगे, और वो ठेकेदार वायलेंस भी करेंगे
मुकाबला भी करेंगे। वो किराए के फ़ौजी कह लें, कुछ भी कह लें उनको आप, जो हमारे यहाँ भी थे। बहुत लाहौर का बड़ा मशहूर वाक़या है, वो भी कॉन्ट्रैक्टर था। इराक़ में बड़े कॉन्ट्रैक्टर मारे गए हैं, अफ़गानिस्तान में तो बेतहाशा हैं, पाकिस्तान में एक ज़माने में बहुत थे। तो वो तो रहेंगे। फिर ये कि तालिबान ने, बिल्कुल सही कहा ज़ुनैरा ने, कि तालिबान ने जो तुर्की का पीस प्रोसेस है उसका बाइकआउट कर दिया है और कहा है कि हम नहीं जा रहे भाई, जब तक आप पूरा का पूरा इनखला नहीं करोगे हम नहीं जाएंगे। ये पीस प्रोसेस 24 अप्रैल से ग़ालिबन 7 या 8 दिन का था, लंबा था। उसमें जाना चाहिए था इनको, लेकिन वो नहीं जा रहे। इसका मतलब है मोर वायलेंस। अशरफ गनी ने अमेरिका की तमाम तजावीज़ मुस्तरद कर दी हैं और कहा मैं नए इंतखाबात के लिए जाऊँगा। इट मीन्स मोर वायलेंस। मोर वायलेंस तो हम इन मोर ट्रबल, पाकिस्तान और ट्रबल में आ जाएगा अगर वहाँ वायलेंस होता है। तो जाहिर है कि हमारा उनका बहुत गहरा ताल्लुक़ है। पाबंदे वहाँ से इधर आते हैं, मौसमों में आते हैं और गैर रिवायती रास्तों से आते हैं, वो एक पूरी हिस्ट्री है। तो मुझे लगता ये है कि आने वाला वक्त अच्छा वक्त नहीं है हमारे लिए दोबारा, और अफ़गानिस्तान के लिए ख़ास तौर से बुरा वक्त है। तालिबान ताकत में है, तालिबान के पास बड़ा इलाका है और वो अटैक करेंगे और फिर मारामारी होगी। ठीक है, सो वर्दी साहब, मेल मुलाकातें और सारी चीज़ें चल रही हैं मुज़ाकरात के हवाले से, लेकिन तालिबान के तर्जुमान ने तो साफ कह दिया है कि टर्की में होने वाले मुज़ाकरात में तब तक शिरकत नहीं करेंगे जब तक फोर्सेस निकल नहीं जाती। ऐसा मुमकिन नज़र आता है आपको कि सारी फोर्सेस चली जाएं, या अमरीकी अफवाज का इनखला जल्द से जल्द मुमकिन हो सके, जो तारीख दी गई है उससे भी पहले? नहीं, एक तो देखें ना, तारीख से पहले तो आज जो बाइडन ने ऐलान कर दिया। अभी मैं आने से पहले देख रहा था जो बाइडन और अशरफ गनी की फ़ोन पर गुफ्तगू भी हुई है, जिसके बाद अशरफ गनी ने ट्वीट किया है कि उन्होंने सितंबर तक डिले किया है और उसको उसने खुशाइन कहा है और कहा है कि हम सितंबर के बाद उनकी ट्रांजिशन को वेलकम, मज़ीद भी हो सकता है, वेलकम किया है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को, मैं तो पहले भी इस बात पे मेरा यकसुई है कि पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान के इन मामलात में ख़ुद को बहुत हद फासले पर रखना चाहिए। इसमें से कभी पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान के मामलात से खैर नहीं निकली है, चाहे अफ़गान जहाद हो, चाहे उस क़याम पाकिस्तान के बाद हो, चाहे ये 9/11 के बाद हो। 3 तो बड़े एपिसोड्स हैं। तीनों के बाद हमें ना तो कोई नेकनामी मिली है, ना कोई खैर मिली है। इतने रेफ्यूजीज़ रखने के बाद भी हमें कोई अफ़गानिस्तान से नेकनामी तो नहीं मिली है। आप देख लें, उनके हमारे दरमियान मैच हो तो ऐसे लगता है जैसे हम पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, वो हमसे उसी तरह बिहेव करते हैं जैसे हम इंडिया के साथ बिहेव करते हैं। और हमारे बारे में उनके जज्बात वही हैं जो हमारे इंडिया के बारे में जज्बात हैं। इसलिए मेरे ख़्याल में कि बहुत ज़्यादा अफ़गानिस्तान में इस तरह, जिस तरह हमने तालिबान को वेलकम किया है, रेड कारपेट किया है, हिकमत यार को किया है, उसको अफ़गानिस्तान में कोई ख़ास पसंद नहीं किया गया। अगर तालिबान का वहाँ कंट्रोल है तो वो कंट्रोल की लेजिटिमेसी, इंटरनेशनल लेजिटिमेसी तो नहीं है। पहले उनकी हुकूमत भी थी तो दुनिया तो उस हुकूमत को नहीं मान रही थी। दुनिया तो नॉर्दर्न अलायंस के एम्बेसडर्स को लेके बैठी हुई थी। हमने अकेले क्या कर लिया? बाद में 9/11 के बाद भी हमें कोई नेकनामी नहीं मिली है, तालिबान से भी और अफ़गानिस्तान से भी। तो मैं अब भी समझता हूँ कि रीथिंक करना चाहिए इस पॉलिसी को, और जो हम इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हुए हैं हमें डिस्टेंस पे आना चाहिए और लेट अफ़गान और तालिबान डू इट देमसेल्व्स। हमें इसमें बहुत ज़्यादा की प्लेयर बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने हमें हमेशा यूज़ किया है और बाद में जूते भी मारे हैं और बाद में बदनामी भी दी है और बाद में अपनी नाकामियों का मलबा भी पाकिस्तान के ऊपर डाल के कहा है कि ये सब पाकिस्तान की वजह से हुआ है और हम पर सैंक्शंस भी लगा दी हैं। तो मुझे तो अब भी डर है कि इस सारे के बाद हम पर फिर सैंक्शंस लग जाएंगी और सारा मलबा हम पर ही गिर जाएगा। ठीक है, आपको ये खतरा है कि दोबारा हम पे सैंक्शंस लग जाएंगी। जनरल साहब, एक तो बात है कि जब जब अफगानिस्तान में अनरेस्ट होता है तो पाकिस्तान पर बर्डन मजीद बढ़ जाता है, लोग वहाँ से माइग्रेट करना शुरू हो जाते हैं, यहाँ पर आकर पनाह ले लेते हैं। ऑलरेडी पाकिस्तान में महाजरीन की तादाद बहुत ज़्यादा है जो अफगानिस्तान से है। फिर दूसरी बात ये कि आपने बहुत क्लोजली अपनी सर्विस के दौरान भी इस मामले को देखा, उसके बाद भी आपने गहरी नज़र रखी। आपका तजिया क्या कहता है, अफगानिस्तान का मुस्तकबिल क्या हो सकता है? देखिए, ये जो मूवमेंट है अफगानिस्तान से पाकिस्तान की तरफ या इंडिया की तरफ, ये सदियों का किस्सा है, आप इससे बच नहीं सकते। इस्लाम भी इसी रास्ते आया था, यही लोग थे जो दीन लेके आए यहाँ पे, मुख्तलिफ जगहों पे पूरे इंडिया में ये फैले हुए थे। और जितनी जंगें हुई, जितने भी यलगारें आई यहाँ से, वो भी अफगानिस्तान से आई। और ये एक रास्ता है जो आप
इसको ख़त्म नहीं कर सकते आप। और इंडियन इन्फ्लुएंस भी एक हकीकत है इस वजह से कि ये पहले जाके ये लोग जो हैं पाकिस्तान के हिस्से से ज्यादा इंडिया के उन इलाकों में जाके आबाद होते रहे हैं जहां आज भी ये मौजूद हैं, इनके कारोबार हैं, जो ये बड़े बड़े नवाब वहां पे आपको नजर आते हैं। तो इंडियन इन्फ्लुएंस भी एक हकीकत है जिसकी वजह से अफगान सरजमीन इस्तेमाल होती है पाकिस्तान के खिलाफ। इस 72-73 साल की हिस्ट्री में वाहिद वो वक्त था जब तालिबान की वहां पे हुकूमत थी और पाकिस्तान को अपनी मगरबी सरहद पे एक भी फौजी रखने की जरूरत नहीं थी, बल्कि यहां से जो क्रिमिनल जुर्म करके भाग के अफगानिस्तान जाते थे वो पुरानी तारीखों से जाके वहां छुप जाते थे, कभी वापस नहीं आते थे, हमें नहीं मिलते थे, लेकिन तालिबान उनको पकड़ के हमें वापस देते थे। नतीजा ये है कि वो एक वक्त था जबकि पाकिस्तान ने मगरबी सरहदों पे अपने अमन देखा। अब चीज ये है कि तालिबान की इंटरनेशनल एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, बिल्कुल ठीक है, नहीं है, लेकिन इसका मतलब हरगिज नहीं है कि तालिबान जो है उनको दुश्मन कर लिया जाए। आप तालिबान को अगर आज अमेरिका ये चाहता था कि हम हर किसी के खिलाफ पाकिस्तान ही लड़े, टीटीपी तो हमारे गले पड़ी हुई थी, आज अमेरिका निकल जाए और अगर अफगान तालिबान भी हमारे दुश्मन हो जाए तो हम किधर जाएंगे? तो हमें एक ऐसा रोल रखना था जहां कम से कम अपने दुश्मनों को हम कम करते वहां कि अफगानिस्तान में कोई। और फिर पाकिस्तान ने एक डिक्लेयर्ड पॉलिसी रखी है कि हम अफगान लेड, अफगान ओन्ड और अफगानी को अपना तयशुदा वो स्टेक होल्डर जो तय करेंगे हम उसकी हमायत करेंगे। तो पाकिस्तान आज उनके किसी भी मामले में डिक्टेट नहीं कर रहा, ये नहीं कह रहा कि आप फैसिलिटेट कर रहा है, मगर इसमें इसके बावजूद जो अमेरिका ने गेम की वो हमेशा यही है कि वो अपनी मर्जी अपनी सहूलत के तहत काम करेगा। और सहूलत उसकी ये है कि आज अगर उन्होंने निकलना है तो वो आपकी परवाह नहीं करेंगे कि आपके साथ क्या बीत रही है, पहले भी होता रहा। नतीजा ये है कि अफगानिस्तान में जो काम अमेरिका कर सकता था वो ये था कि जो स्पॉयलर्स हैं, 2 अशरफ गनी और भारत, इनको वहां से निकालता, लेकिन ये उसकी पॉलिसी नहीं, वो भारत के लिए फैसिलिटेट कर रहा है। और दूसरी चीज ये थी कि वो वहां पे एक न्यूट्रल गवर्नमेंट बनवाता है जो तालिबान की डिमांड है, और अगर आज न्यूट्रल गवर्नमेंट बन जाती है तो तालिबान वगैरह ये मुज़ाकरात करते रहेंगे। न्यूट्रल गवर्नमेंट नहीं बनाई, खुद फैसला कर लिया कि 1 मई की बजाय हम 11 सितंबर को जाएंगे। जब आप सारा कुछ खुद कर रहे हैं तो फिर तवक्को ये करनी कि दूसरा आपका ताबे होगा, वो नहीं होगा। तो नतीजा ये कि पहले दिन से ही आपका ये माहिदा गलत रास्ते पे चला गया और तालिबान अब आपको रेजिस्ट करेंगे। अब भी अगर वहां पे तालिबान के साथ एक इत्तफाक राय से न्यूट्रल गवर्नमेंट बन जाए तो अमेरिका वहां पे कुछ अमन छोड़ के जा सकता है, लेकिन अगर वो नहीं करेगा तो स्पॉयलर इंडिया और अशरफ गनी ये कतई नहीं चाहते कि वहां पे अमन आ जाए, क्योंकि इनकी हुकूमतें, इनका सिलसिला चलता ही तभी रहेगा अगर अफगानिस्तान डिस्टेबलाइज रहे और पाकिस्तान को उसका मसला रहेगा। हल इसका ये है कि रीजनल कंट्री जो है, पाकिस्तान अकेला ना कुछ करे ना कुछ कर सकता है। ये रशिया का इन्फ्लुएंस वहां पे बहुत ज्यादा है, हमसे कहीं ज्यादा है। रशिया जब चाहता है वहां पे कॉन्फ्रेंस बुलवा लेता है अपने मुल्क में, मॉस्को में, ये सारे इकट्ठे होकर चले जाते हैं। तो रशिया को लीड करा के पाकिस्तान एक रीजनल पॉलिसी वदा करे और रीजनल कंट्रीज के साथ मिलकर आगे बढ़े ताकि वहां पे अमन लाया जा सके, वो पॉसिबल होगा। रीजनल पॉलिसी के लिए रशिया को लीड करना चाहिए इस मामले को। ठीक है आसमा। देखिए जी, यहाँ पे 3 बातें हम अगर बिल्कुल इसको समझ लेना तो हमें इस मामले की नीटी ग्रीटीज को खोलने में आसानी होगी। एक ये कि अब तालिबान रोड साइड मिलाशा नहीं रही, दैट इज अ पॉलिटिकल एंटिटी। अगर ऐसा ना होता तो इस नेगोशिएशन टेबल पे अफगान गवर्नमेंट बैठी होती, लेकिन एक तो दैट इज अ विक्टोरियस पॉलिटिकल एंटिटी जिसको फिलहाल अगर इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्ट नहीं किया गया तो आहिस्ता आहिस्ता रिकग्नाइज किया जा रहा है। दूसरा, इस रीजन में सस्टेनेबल पीस लाना जरूरी है। इसके लिए पाकिस्तान, रशिया जो और इलाके हैं, ये तकरीबन 2 साल पहले इसमें बड़ा एफर्ट किया गया, बड़े कंट्रीज को एंगेज करने की कोशिश की गई, नेटो की कंट्रीज को। तो इस इलाके में सस्टेनेबल पीस इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। बैग एंड बैगेज पकड़ के जैसे इससे पहले 80s में अमेरिका ने फ्ली कर लिया था, उस तरह की सिचुएशन कियास का मुतहम्मिल ये रीजन अब नहीं हो सकता। तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान इस रीजन को वैक्यूम में अनअटेंडेड नहीं छोड़ सकता। अफगानिस्तान के जैसे हम साइड पे हो जाए तो हम तो एक ओपन प्लेइंग फील्ड दे देंगे। हम तो माशाल्लाह ब्लेस्ड हैं ऐसे नेबर से जो कि हमें किसी भी सूरत में दैट नेबर डोंट लेट अस बी। तो वो इस सिचुएशन में जब हम अपना एक अफगानिस्तान को बिल्कुल वैक्यूम छोड़ दें, उसको किस लेवल तक मैनिपुलेट कर सकता है, जहां पे वो अभी भी कर रहा है। अमेरिका ने अपने पत्ते इंडिया पे लगाए जिसको वो डिलीवर नहीं कर सका,
तब उसने हमें दोबारा देखना शुरू किया हमारी तरफ। लेकिन ठीक है आसमा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी आ गया। वक्त कम है, एक और मामले पर मैं आपका 40 सेकंड का कमेंट चाहूंगी। मामला कि अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे के मुताबिक पाकिस्तानी मईशत के 26 खरब 60 अरब रुपए अशराफिया की मुराद पर खर्च होते हैं। UNDP की मुताबिक पाकिस्तानी रहनुमाओं ने इस रिपोर्ट पर कार्रवाई का वादा भी किया है। हमारा सवाल ये है कि UNDP की जो रिपोर्ट सामने आई है, इसके मुताबिक अगर मामलात को देखा जाए तो क्या तरजीहात कभी तब्दील हो पाएंगी? सोरवर्दी साहब, नहीं, तरजीहात तब्दील हो पाएंगी सवाल नहीं है, तरजीहात तब्दील होनी चाहिए। इस रिपोर्ट का एक पहलू ये भी है कि पाकिस्तान में जो सतह गुर्बत से नीचे लोग हैं उनकी हालत चाड और अफ्रीका के गरीब तरीन ममालिक से भी बुरी है। हमारा जो गरीब है वो दुनिया के गरीब तरीन ममालिक के गुरबा से भी मज़ीद गुर्बत के नीचे ज़िंदगी गुजार रहा है। हमारे यहाँ दौलत का शिफ्ट गलत है, हमारे यहाँ फैसिलिटीज़ का मराद का शिफ्ट फौरन होनी चाहिए। ठीक है NBC। बिल्कुल वही से लोग जहाँ सोरवर्दी ख़त्म कर रहे थे कि हमारे मुल्क पे दौलत की तकसीम गलत है, हमारे यहाँ वसाइल की तकसीम गलत है, हत्ता कि हमारे यहाँ पानी की तकसीम गलत है। हम अगर ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर कितनी दौलत है, कितना सरमाया है और पर कैपिटा कितना जा रहा है लोगों पर, तो हमको बहुत मायूसी होगी। हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए है, बेरोज़गारी इसलिए है कि हमने उसको सही जगह पर इन्वेस्ट नहीं किया उस सरमाए को। प्राइम मिनिस्टर ने इस रिपोर्ट की बड़ी तारीफ़ की है और कहा इससे हम बहुत सीखेंगे। मुझे लगता है प्राइम मिनिस्टर की चारों तरफ डाटा प्रोवाइड करने वाले लोग बहुत नामुनासिब हैं, उनको उससे डाटा नहीं मिलता और ये डाटा भी शायद मुकम्मल नहीं है। ठीक है जुनैरा। मुझे तो एंजेलिना जोली याद आ गई जो पाकिस्तान आई थी। वो ह्यूमन राइट्स रेफ्यूजीज़ की सपोर्ट करती थी, UN में उनकी एम्बेसडर थी। वो वापस जाके उन्होंने लिखा कि इस मुल्क को तो हेल्प की ज़रूरत नहीं है, मुझे जिस तरह का प्रोटोकॉल मिला है वहाँ पे गवर्नमेंट के लेवल पे, वहाँ तो मतलब इतनी शायान शान ज़िंदगी लोग गुजार रहे हैं कि उनको ज़रूरत ही नहीं है। तो ये होना तो चाहिए बहुत कुछ। ठीक है जल साहब। बस यही है कि ये तकसीम गलत है, होनी तो इसको ठीक करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर वक्तन फक्तन कहते हैं कि ये पॉवर्टी एलिमिनेशन का काम करना है, तो पॉवर्टी एलिमिनेशन के लिए ये रिपोर्ट आपकी रहनुमाई कर सकती है कि आपने कैसे करना है, क्या करना है। मेरा ख्याल है कि इससे सबक लेने की चाहिए। ठीक है आसमा। एक तो मेरा पिछला सवाल मेरा जवाब बिल्कुल हैंगिंग इन द एयर रह गया। एक उसमें बात इंपॉर्टेंट है, अमेरिका जब तक इसको नहीं छोड़ेगा, जब तक पेंटागन का इंटरेस्ट, जो पेंटागन कहता है स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हमारे रीजन में रहे, उसको एक्चुअलाइज नहीं करेगा। दूसरा जो आपने मुझे सवाल किया कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, इससे तो कोई दो राय है ही नहीं। और इस चीज को ओवरटर्न करने के लिए मिडिल क्लास में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसे उठाना पड़ेगा। जितनी मिडिल क्लास उठेगी उतनी ही आपकी कॉम्प्रोमाइज पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी, वो लोग एलिवेट होंगे। तो ये रिपोर्ट हेल्प कर सकती है, लेकिन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हमारी इंतहा पे है। आपकी मिडिल क्लास भी ग्रेजुएट्स आहिस्ता आहिस्ता वो उस लेवल पे जा रही है जहां पे वो पॉवर्टी लाइन को सैडली इट विल एंड अप बिलो इट। ठीक है NBC, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जब तक हम एक मुनसिफाना निज़ाम कायम नहीं करेंगे, जो ख्वाब है एक बोलता है ख्वाब, हमें ख्वाब देखने का हक़ है, ख्वाब देखते रहें हम। मुझे नहीं लगता कि आने वाले 10-15 वर्षों में कोई बड़ी तब्दीली होगी। 10-15 वर्षों में कोई तब्दीली नज़र नहीं आती। क्लोजिंग से पहले जनरल साहब एक मुख्तसरन बात आपसे पूछना चाहूँगी। आपने कहा कि तरजीहात तब्दील होनी चाहिए, कोई स्ट्रैटेजी बन सकती है शॉर्ट टर्म इसके लिए? स्ट्रैटेजी बिल्कुल बन सकती है। मसला ये है कि आप दौलत की जब तकसीम की बात करते हैं तो देखना ये है कि दौलत जमा कैसे हो रही है कुछ लोगों के पास। वो आपने जिस तरह हम ये जैसे टैक्स का निज़ाम हम वादा करते हैं, कंसेशनल चीजें मुहैया करने की कोशिश करते हैं, कि फैसिलिटेशन जो है वो हुकूमतें करती इसी तरह है कि ये प्रेशर जो है कम से कम गरीब तबका पे जाए। तो वो जब उनको जाता है, उनकी नेचुरली उनकी जिंदगी बेहतर होनी शुरू हो जाती है, गुर्बत दूर हो जाती है। यहाँ ये है कि हर काम वो हो जाता है जिससे आके फायदा पहुंचता है दौलत वाले को, और गरीब गुरबा जो है वो वहीं का वहीं रहता है। तो मेरा ख्याल है स्ट्रेटजी तो वर्कआउट करना नेचुरली एक्सपर्ट्स बैठे तो कर लेंगे, मगर एक बुनियादी असूल जरूर मौजूद है कि हुकूमत को गरीब आदमी को रोजगार मुहैया करना और उसके लिए
रोजगार के लिए आसानी पैदा करना, वो मेरा ख्याल है उसकी अवलिन तरजीह होनी चाहिए। मुल्क से बेरोजगारी खत्म होगी तो गुर्बत भी लाजमन कम होगी। उसके लिए आपको अपनी आमदन बढ़ानी होगी मुल्क की, और आमदन बढ़ेगी जब आप अपने एक्सपोर्ट्स वगैरह करेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाएंगे। तो ये चीजें हैं जो कि एक कॉम्प्रिहेंसिव तौर पे अगर देखी जाए तो नेचुरली एक स्ट्रेटजी वर्कआउट की जा सकती है। ठीक है, स्ट्रैटेजी के तहत इस पर काम किया जा सकता है। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त हुआ। व्यूज़ मेकर से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।